बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव के बायस तेल की कीमत में इजाफा कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि तेल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होंगी। लेकिन इसका क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा? हुकूमत ने डीजल की कीमत में इजाफा किया जिसके बायस बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी आएगी और ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि 15% इजाफा किया जा रहा है किरायों में। इस टाइम पे जब मुल्क और कौम को जरूरत है कि अपोजिशन आगे आए, अपना किरदार अदा करे, हमें अपोजिशन का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। और खसूसन अगर बात की जाए, क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट स्टेज किया गया जिसमें अवामी मसाइल जो है वो हाईलाइट हों? पीटीआई फोकस जरूर कर रही है लेकिन वो सिर्फ अपने लीडर की रिहाई पे कर रही है। अवामी मसाइल को लेकर ना ही पीटीआई की जानिब से कोई प्रोटेस्ट किया गया और ना ही पीटीआई इस बात का कोई इरादा रखती है। 5 अगस्त का जो दिन दिया गया है वो भी इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब कश्मीर के इलेक्शन पर बात करते हैं। कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पीटीआई इसका बायकॉट किए हुए है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमें एक दूसरे के मुखालिफ नजर आ रही हैं, जबकि जब अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज भी रावला कोर्ट में जारी है। इलेक्शंस के नताइज क्या कश्मीरी अवाम को और दीगर सियासी जमातों को काबिल कबूल होंगे? इलेक्शंस कैसे होंगे? इलेक्शंस के हवाले से हर जो साल होता है उसमें तनाज़ा ज़रूर खड़ा होता है, लेकिन खसूसन इस पर बड़ा फोकस है। हुकूमत भी इस पर फोकस किए हुए है। बिलावल भुट्टो जरदारी जाकर वहाँ पे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जाना है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने, ताल्लुक है पीटीआई से इनका। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन करेंगे हुज़ैफा रहमान साहब, मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म है। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू नईम हैदर साहब, एक तो पेट्रोल प्राइसेस आए दिन जो है वो फ्लक्चुएट करेगी हुकूमत ने ये कहा है कि किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि बर्डन ये शिफ्ट ना हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जंग लगी हुई है और हमने इस प्राइसेस को चेंज करना है। कल जो है वो तकरीबन 5 रुपए जो प्राइस बढ़ाई गई, किस तरह से देखते हैं आगे आने वाले दिन में? तो ये प्राइस इंक्रीज होने जा रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। फैजान, गुजारिश ये है कि जिस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर उस तरह से बढ़ी भी नहीं थी ना, तो इन्होंने पहले ही बढ़ा दी और कहा कि हमें मजबूरी में बढ़ाना पड़ी। हालांकि इससे पहले इनका बयान था कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। तो जब आपके पास स्टॉक था तो 28 दिन ख़त्म होने के बाद आप जितना उस तनासब से बढ़ाते, यानी किसी मुल्क में 10% बढ़ी है, किसी में 0% बढ़ी है, किसी में 15% बढ़ी है, हमने 200% बढ़ा दी। ये देख रहे थे कि कोई बहाना मिले जिससे जरिए आवाम की जेबों से पैसा निकले। अभी भी अगर देखें पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर जितने पैसे, अगर ओरिजिनल रेट देखा जाए $88 फी बैरल रेट इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर है, और उस तनासब से अगर ये 200-210 पे भी बेचे ना तो इनको नुकसान नहीं है। लेकिन करते क्या है, इन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए हैं, जैसे पेट्रोलियम लीवी उसकी मद में लेते हैं, क्लाइमेट स्पोर्ट लीवी उसकी मद के अंदर लेते हैं, कस्टमर ड्यूटी उसकी मद के अंदर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन अलग से, डीलर कमीशन अलग से। तो ये मुख्तलिफ कलेक्शन करके अपनी जेबें बनाते हैं और उस चक्कर के अंदर जी हमें IMF ने कहा हुआ है, IMF की शराइत पूरी करनी है, वो हमने अहदाफ पूरे करने हैं। भाई आपका अगर टैक्स का कसारा है तो उस कसारे को आप सबसे पहले खुद का एहतसाब करें ना। आप जब खुद टैक्सेस ही नहीं देते, माफिया टैक्सेस ही नहीं देता, बड़े आदमी टैक्सेस ही नहीं देते, उन पे ऊपर आपकी गिरफ्त ही नहीं है, आप नहेली है, आपकी नाकामी है, तो आप ये आवाम की जेबों से, जो एक मोटरसाइकिल वाला है, एक रेडी वाला है, एक दुकानदार है, एक आम आदमी है, उसकी जेब से आपने निकाल के आपने वहाँ टारगेट पूरे करने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का डाका है जो आवाम की जेब से मारा जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब समेत जितने भी PM मिलन के रहनुमा जो उस वक्त साइकिल के ऊपर भी आते थे, उन सबको चाहिए कि वो कहें जब रात को पेट्रोल बढ़े तो कहें कि रात के टाइम के ऊपर तो जनाब डाका मारा जाता है, कल रात भी बढ़ा ना। अभी तो उन्होंने कहा है कि हर रोज रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ेगा, यानी उधर थोड़ा $1 बढ़ गया या $1 बढ़ गया, इधर ये 10 बढ़ा देंगे, इधर ये 15 बढ़ा दें, पूछने वाला जो कोई नहीं है, क्योंकि इनको यही है कि यार हम आवाम के वोट से आए नहीं है। तो जब आवाम के वोट से आए नहीं है, फिर भी हमने वोट से नहीं आना, तो लिहाजा जो मर्जी करते फिरें, बस अपना उन्नू सीधा करो, आवाम तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप और पीपल्स पार्टी इसमें मिल सकते हैं, साथ मिल के यार इस इशू पे ये कोई इशू है जिस पर आप दोनों इकट्ठे हो जाएं? क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी, चूंकि वो वक्तन फ़वक्तन तनकीद भी करती है, वो आप लोगों के साथ इस अवामी इशू पे खड़ी होगी? देखिए कंबर भाई, बात यह है कि अवामी जो इशूज़ हैं, पहली बात तो ये है ना कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो तो पीपल्स पार्टी उसके लिए इक़दामात करे। अभी हमने इनकी जमहूरियत का हाल कश्मीर में देखा है,
जो उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, इनकी वहाँ पे हुकूमत है। हमने इनका हाल पूरे पाकिस्तान में, ये इत्तेहादी हैं नून लीग के, और जो कत्लेआम आज तक हुआ, चाहे TLP चाहे PTI, ये जो कुछ मैशी तौर पर कत्ल या बदमनी है, हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। सदर इनका, गवर्नर्स इनके, हुकूमतें इनकी, हर जगह पर ये हिस्सा हैं। तो जो इस चीज़ का हिस्सा है, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का ये कत्ल का लाइसेंस लेने वालों का हिस्सा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ जमहूरियत की बात करेंगे? कोई ये सिर्फ अपने सर से भार उतारते हैं। कल मैं बिलावल साहब की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि देखें कश्मीर के रास्ते खोलने चाहिए, और जो है स्टेट जो है वफाक को भी सोचना चाहिए कि जनाब कश्मीरियों के साथ अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात करें। तो भाई हुकूमत वहाँ आपकी है, गोली आपने ऑर्डर दिया हुआ है, आपके जो है वो वजीर आजम है, वहाँ पर आपने गोली चलाई है उनके ऊपर, आपने कत्लेआम किया है। पहले आप कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं, फितनतुल खवारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, इनके भारत के साथ तल्लक है, इनके राह के साथ तल्लक है। आज आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आप अपना बयानिया यानी अवाम को आपने फुदू समझा हुआ है। कुछ होश के नाखन लें, कुछ अकल की बात किए करें, कम से कम जो आपकी जुबान और आपके काम से मिलती जुलती दो। कादर मंदोखेल साहब, क्या वाकई ऐसा है कि आप लोग जो इकदामात उठाते हैं या फिर जो दावे करते हैं उसके बरक्स बिल्कुल आप काम कर रहे हैं, या फिर आपका जो गठजोड़ है हुकूमत के साथ वो बाइस तकलीफ बन रहा है आवाम के लिए? मेरे भाई है, छोटे पीटी भाई भी है पंजोता साहब, ये पार्लियामेंट का हिस्सा न है, न था और न होगा इंशाल्लाह। ये जरा अपने जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, जो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दिए है और जिनके रिजल्ट दिए गए, जरा इनसे ये पूछे कि असम्बली के फ्लोर पे, बजट पे और मुख्तलिफ इशू में एक भी इशू बता दे जो PTI की मेम्बरान कौमी असम्बली और सेनेट ने कभी बात की है। इवन के पेट्रोल की जो बातें ये कर रहा है, मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ जो बातें उन्हें की है, मगर क्या इनकी पार्लियामेंट की मेम्बरान ने कभी पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बातें कही है? कभी उन्होंने कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये क्या हो रहा है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी 2-4 महीने बाद आपको ये किस्सा फारेना जो ना नजर आएगा। जिस तरह हवा में काफलिक बनी थी और उड़ गई है, इस तरह PTI हवा में उड़ गई है। अभी आप जो फॉर्म 47-45 की ये बातें कर रहे थे, अभी आपने GB के इलेक्शन में इनका असर देखा। एक छोटे से गांव के हल्कों में इनकी टोटल इनके सपोर्ट से 2 इनके MPA बने। गो के वो आजाद थे, लेकिन हम मानते हैं कि इनकी 2 थे। इतना गांव सा जो 2600 पे एक MPA बनता है और एक दूसरे को शक्ल से पहचानता है, फलां पीपल्स पार्टी का फलां बेटे का। ये फिर ये बताया ना GB के इलेक्शन में कि वहां फॉर्म 45-47 की कहां धांधली हुई। नून लीग ने तो इंतहा कर दिया, गुंडागर्दी की, धांधली की, वो तो हमें नजर आ रहा है। मगर ये कहां खड़े हैं? और अब कश्मीर में जहां उनको पता है कि हमारे वहां कुछ हैसियत नहीं है, न एक MLA का सीट निकाल सकता है, उन्हें बाइकाट कर दिए। अरे भाई बाइकाट कर दिए, बाइकाट करने से आपका क्या होगा? आप ये बताओ कि वहां पे जो एक्शन कमेटी के साथ आप जल्दी पे आग जो ना वो कादर साहब ये तो कहते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार फैसल राठौर एंड कंपनी पीपल्स पार्टी है। यानी देखिए, फिर अगर मैं इनसे सवाल करूं कि आपकी सूबे के बॉर्डर पे, आपकी सूबे के अंदर जो कत्लेआम हो रहे हैं, तो PTI का हुकूमत है, वो जिम्मेदार है। ये अच्छी तरह पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इनको अच्छी तरह पता है कि कौन जिम्मेदार है। अब चूंकि इनकी जो है ना वो, मैं सख्त अल्फाज नहीं करूंगा, उनकी तबीयत सेट हो जाती है जब ये नाम लेते हैं, और अगर बड़ी मुश्किल से ले भी लिए तो एस्टेब्लिशमेंट लेगा और इससे आगे कोई नाम नहीं लेगा। सवाल ये कि इन सारी चीजों का, बाकी जो आपने पेट्रोल की बात की है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात, और मैं ये बात मानता हूं एक जुमले में खत्म करके कि हम ही तो अपोजिशन का किरदार अदा करें और हम ही तो जनाजा को कंधा दिया हुआ है मुस्लिम लीग नून का। ये कहां है? खान को रिया करो, वो बात भी छोड़ दिए, आप तेरे खान से मुलाकात करो, खुदा का वास्ता। यानी इनकी टोटल मुतालबा आवाम के लिए कोई नहीं है, खान से मुलाकात करो भाई, ये मुतालबा है उनका, और कुछ नहीं है। बल्कि इनकी कुछ रेनमाउंट भी एक खान है तो पाकिस्तान है। बहरहाल अब ये खान और ये दोनों किस्सा फानिया बन जाएगा, और अगला चंद महीने में आप देखोगे, आपको नजर नहीं है कि जैसे काफ लीग हुआ करता था, इस तरह PTI हुआ करता था, इस तरह बात आएगी। दूसरी बात ये जो पेट्रोल की बात की है, जो पेट्रोल की उसके ऊपर जो डेली बेसिस पे कल उन्हें हुकूमत की है, मुझे अकल वाली बात कोई अकलमंद समझा दे, या नून लीग का दोस्त सुन रहा हो मुझे जवाब जरूर दे दे कि कराची से अगर पेट्रोल का टैंकर रवाना होता है, वो इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते उनको लगता है 2 से 3 दिन।
24 घंटे के बाद उनका रेट बदल जाता है, यानी गोया एक टैंकर कराची से रवाना होगा तो रेट एक होगा, सक्कर पहुंचने के बाद रेट दूसरा होगा, लाहौर पहुंचने में रेट तीसरा होगा, इस्लामाबाद पहुंचते हुए रेट चौथा होगा, कश्मीर पहुंचते हुए रेट पांचवा होगा। ये कोई तरीका है? और फिर पेट्रोल पंप पे जो डेली बेसिस पे लोग एक दूसरे से पूछेंगे आज क्या रेट है, और इसी चक्कर में जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो लूटमार की बाजार मचा के रखेंगे। इससे अलग होके कि मैं दलाइल के साथ बात करूंगा कि इनकी जो अरस्तू है मुस्लिम लीग नून के, जिसको एहसन इकबाल कहते हैं, प्रोफेसर साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि हमें पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाना हमारी मजबूरी है, और खुद ये वज़ीफ़ा रहमान जो आपके प्रोग्राम में आज है या आने वाला है, अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात, कि हमारे पास रिकवरी नहीं है, हमारे पास मजबूरी है लेवी लगाना। ये लेवी कौन सी खेत की मूली है, पहले तो ये समझा दे। और इस लेवी की मद में जो ये 2700 अरब से ज्यादा ये अड़प कर चुके अवाम के खून चूस के, ये किसने अड़प किए ये भी पता है। अगर ये जीएसटी होता तो जीएसटी में सूबों का हिस्सा होता। ये लेवी कौन सी मर्ज की दवा है जो सूबों का हिस्सा भी नहीं है और खा के अड़प करके डकार तक नहीं लेते। तो सवाल ये कि हुकूमत को कुछ समझ भी नहीं आ रहे हैं कि महंगाई की, अब देख रहे ज़फ़र साहब, पेट्रोल सर आपने दोबारा बढ़ा दिया है, फिर आप ये कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इसको हम रेगुलेट करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल सर? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसी पॉसिबल है जिस तरीके से जब हफ्तावार जो है इसको रेगुलेट करना शुरू किया था, उससे पहले 15 दिन, उससे पहले महीने का था। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, आपको याद होगा कि जो है 1 महीने बाद तकरीबन कीमतों में तब्दीली की जाती थी, वो भी कई माह नहीं हो पाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल की कीमतें थी वो स्टेबल थी। लेकिन आपने देखा पहली दफ़ा कि अचानक से कीमतें कभी जो है वो $70 फी बैरल होती हैं, तो अगले लम्हे $120-125 फी बैरल तक भी गई हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की। रिफाइंड फॉर्म में जो है वो 150 तक भी गई हैं डीजल और पेट्रोल की। तो गुजारिश ये है कि जब हम कीमतें अचानक से बढ़ाते थे, चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहती थी कि कीमतें ऊपर चली गई हैं और अब हम इस नए रेट के ऊपर तब तक जो है वो इंपोर्ट का ऑर्डर नहीं करेंगे जब तक कीमतें बढ़ेंगी नहीं, अदरवाइज़ हमें अरबों का नुकसान होगा। तो एक परसेप्शन ये बनती थी कि हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट दे दिया। जब कीमतें कम हुई और हम 520 से डीजल को 310 पर लाए और पेट्रोल को 416 से 299 पर लाए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कहा कि हमें आपने 104 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। तो मकसद है कि दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा हो रही थी। प्रैक्टिकली अगर देखें तो यहाँ पर डीजल कम हो जाता है या पेट्रोल कम हो जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका हमें नजर नहीं आता, और बढ़ती कीमतें हैं तो ऐसे आसमान को छूते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे जो है। आपसे मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस का लैप्स है जी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वो एक शेर है ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको आप ख्याल अपनी हालत के बदलने का। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम, वुज़रा, वजीर आला और सूबाई वज़ीरों ने तो आपने रगड़ दिया एमएनए एमपीएस सेनेटर्स को। जो एक डीसी या एसी है या तहसीलदार है वो आप अवाम में से ही बनते हैं ना जी। उन्होंने कीमतों को इंप्लीमेंट करवाना होता है। जो स्टॉकिस्ट हैं, अगर कोई सरिये की दुकान वाला, वो अवाम में से ही है। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को सर आपने ही हैंडल करना है ना, फिर हम बाबू हमारी तो बातें सुनते नहीं है। ऐसे नहीं है। ये बात जो आप कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल बहुत अच्छी बात है, रियलिस्टिक अप्रोच ऐसी नहीं है। यानी भारत हमसे बड़ी इकोनॉमी है, कई गुना बड़ी, वहां ये मसाइल का सामने है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उमर जिम्मेदार है। तो जो मर्जी हो हुक्मरान जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो मैं आपसे कहता कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तेजी से आवाम को मुंतकिल क्यों नहीं होता, इसके लिए मीडिया को, आप सब लोगों को अवेयरनेस फैलाना पड़ेगी और एक आम आदमी को भी अपने हक के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ताकि ये जितने भी माफिया हैं, चाहे वो छोटी दुकान वाला है या एक बड़ी स्टील मिल वाला, बड़ी शुगर मिल वाला, बड़ी सीमेंट फैक्ट्री वाला, ताकि हुकूमत को, ज़ाहिर है आप लोगों ने असिस्ट करना है, हुकूमत को आपने अपना हक छीनना है। ये बात उस जिले के डीसी और एसी को बावर करानी है कि फलां दुकान वाला अगर महंगी चीज बेच रहा था तो 1000 बंदा वहां इकट्ठा हो गया। कोई अगर जो है वो गंदम की यानी फ्लोर मिल वाला आटे का रेट अपनी मर्जी से बढ़ा रहा है कि डीजल का रेट बढ़ गया था वो कम हुआ तो उसे कम नहीं किया। यानी हुकूमत को तो ठीक है करना है, लेकिन अवाम को भी आपको ये अवेयरनेस फैलाना होगी कि ये फार्मूला शहबाज शरीफ ने आप लोगों की बेहतरी के लिए इंप्लीमेंट करवाया है कि ताकि ये स्टॉक ना करें,
पेट्रोल वाले अपने पंप्स बंद ना करें और ये आप लोगों को एक वक्त में जो एक हफ्ते बाद टीका लगाते थे वो ना लगा सके, लेकिन उसके मुकम्मल सम्राट तब मुंतकिल होंगे आम आदमी को जब हम गवर्नेंस के हवाले से सूबे और फेडरल गवर्नमेंट और प्लस अवाम भी साथ खड़ी होगी, कंबर जैदी भी साथ खड़े होंगे और ये बात बार बार की जा रही होगी कि भाई अगर 520 से डीजल 310 या 320 पे आया और अब 350 पे है तो कीमत उसी प्रोपोर्शन के साथ होनी चाहिए। हुज़ैफा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम पंजोता साहब, मुझे ये बताएं कि जो हालात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने हैं, ओपोजिशन को एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। कादर मंदो साहब खेल साहब अगर कहते हैं कि हम ही ओपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए ना, तो ओपोजिशन करते आप नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं सर? नहीं, अपोजिशन हम कर रहे हैं और क्या किरदार अदा करना है, बंदूक लेके निकल पड़े। नहीं तो हम एहतजाज करते हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। लाहौर में महंगाई के खिलाफ हमारे कारकुन निकले, दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए। हम पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं जमहूरियत हो, उस जमहूरियत के लिए लॉन्ग मार्च करते हैं, लास्ट देखें लास्ट जो आपके मार्चेस हैं या फिर आपने जो कॉल्स दी हुई हैं वो तो आपने अपने लीडर की रिहाई के लिए दिए। इमरान खान की कब आपने कहा कि पेट्रोल जो है महंगा हुआ है, आज पूरी आवाम बाहर निकलेगी? कब आपने कहा गंदम जो है मुयसर नहीं है, पूरी आवाम बाहर निकलेगी? कब आपने कहा कि ये अवामी इशू है, ये खड़ा हुआ है, तरीके इंसाफ इसके साथ खड़ा होगी? कब असम्बली के फ्लोर पे आप लोगों ने खड़े होकर कहा है कि ये जो है ये हम करारदाद ला रहे हैं, इस करारदाद के पीछे हम स्टैंड करते हैं, ये हुकूमत जो है वो जो ज्यादतियां कर रही है अवाम के साथ, अवाम को ये ग्रीवियंस है कि आप अपने लीडर का साथ जरूर दें, लेकिन अवाम के लिए भी तो पॉलिटिक्स है ना भाई। देखें, ये एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हम अवाम के लिए नहीं कर रहे, ये अवाम के लिए, ये मुल्क के लिए। हमारा लीडर किस के लिए कर रहा है? अपने जाती मफादात के लिए। तो वो नवाज शरीफ की तरह डील करके तैयारे के ऊपर बैठ के चला जाता। लीडर इज इन जेल राइट नाउ। नहीं तो जेल क्यों बैठा हुआ है? इस अवाम के लिए बैठा ना, इस मुल्क के लिए बैठा हुआ। हमारा काज ये मुल्क है, इनका काज अपनी जेबें हैं। अब इक्तदार है 17 सीटों से, या पीपल्स पार्टी भी इसी तरह आ रही, इक्तदार दे देना ठीक है, तो क्या ये अवाम के लिए बैठे हैं इक्तदार के अंदर? इन्होंने नारे मारे थे कि आप हमें दें, हमारे पास ऐसी मुआशी टीम है जो दूध की नहरें बहा दे। वो किधर है मुआशी टीम? वो तैयारा अभी तक हवा में बस उड़ान भर रहा है, उड़ान उतरने वाला है। हम तो बातें सुनते आ रहे हैं। देखिए, हमारे जितने एहतजाज थे उसमें हमारा मेन एजेंडा यही है कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो। हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अमन आए, मईशत ठीक हो, रोजगार में नौजवानों को, सेहत का मामला ठीक हो, तालीम का मामला ठीक हो। अवामी नुमाइंदे बैठेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब आप अपनी मर्जी से बिठा देंगे और कहेंगे कि आप उतर जाओ, तो ऐसे मुल्क नहीं आगे चल सकते। इसीलिए हमारी आज जदोजहद है और हम कर रहे हैं। दूसरी, कादर मंदोखेल साहब ने बात की कि ये पार्लियामेंट में न थे, ना आएंगे, ना होंगे। देखें भाई, आपको खुदा हैं जो इधर आके फैसले कर रहे हैं कि आएंगे ना होंगे या फला होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना एफिडेविट देने वाले हैं, ना एफिडेविट देकर आने वाले हैं, ना हम इस चीज़ को लाइक करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हकीकी मैनों से जिस वक्त जमहूरियत पाकिस्तान में कायम होगी उस वक्त हम भी बन जाएंगे। तीसरी बात यह रहेगी कि पीटीआई खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी। भाई, आप तो जमहूरियत के दावे करते थे ना कि भुट्टो साहब ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। आपका ये विजन है, आपके लीडर का ये विजन है कि एक जमात को आप स्पेस ही ना दो, उसको खत्म कर दो। ये जमहूरियत है। सबसे बड़ी जमात जिसको 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया, आप उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में आप माजी होता हुआ नजर आएंगे। हम आपके बारे में कहें कि माजी होता हुआ, आपने फौरन तड़प पड़ना है। भाई, आप कैसी बात करें? सियासी मैदान में मुकाबला करें ना। इतने आप शेर हैं तो शेर को निकालें, आए सामने मुकाबला करें। जो आपका लीडर बिलावल से निकल के कोई और पुराना लेकर आ जाए, कोई कब्र से निकाल के लेकर आए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये माजी है तो माजी हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप आए सियासी मैदान के अंदर मुकाबला करें, आपको लग पता जाएगा। आप अपने वार्ड भी नहीं जीत सकते, ये सूरत हाल है। आप खुद चौथे नंबर पर आए अपने हल्के से और आप कह रहे हैं जी कि जनाब जो है वो पीटीआई जो है वो खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा। पीटीआई वहां पर जीती है। मुझे राब्ता किया वहां से कादर, उन्होंने कहा जी कादर मंदोखेल साहब के साथ बैठते हैं, कम से कम वहां 45 उनके दिखाएं कि वो आ रहे हुए हैं, मेरे से पीछे नंबर पर हैं। पीटीआई को उम्मीदवार जीता है वहां पर। ये सूरत हाल है इनकी। अगली बात देखें, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है। अब एक कादिर साहब इसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं ना। कादिर साहब जी, कादिर साहब, ये जो नईम साहब ने बातें की हैं आपके हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये गलत बयानी कर रहे हैं कि मैं चौथे नंबर पे हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल के लोगों से पूछे, वो कह रहे हैं कि चौथे पे नहीं तो तीसरे पे होंगे। फिर चलो वो अभी गलत बयानी को फिर बदल के अमेंडमेंट करे, उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन सबको पता है कि मुझे फैसल वाडा ने 2 महीने पहले इलेक्शन से बता दी है। मैं बार बार सैकड़ों
शो में कह चुका हूँ, फैसल वाडा बता दे, कुरान उठा ले कि इसने नहीं कहा है, और मैं वो भी निकाल दूंगा मोबाइल कंपनी से जो इन्हें मुझे बात की। उसने कहा आपको ये सीट नहीं मिल सकती है, मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई। मुस्तफ़ा कमाल के 3,800 वोट थे, मेरे 42,000 वोट थे। इनका जो बंदा खड़ा है वो तो बस क्या बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो हमारे पठान भाई है। सवाल ये कहने का, जो बात पंजोता साहब कर रहे हैं, किसा फारिना तो आप बन चुके, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं मेरे भाई, आप भी पूछे पंजोता साहब से कि आपने आखिरी आवाम की महंगाई और पेट्रोल के लिए एहतजाज कब किया है, कौन से तारीख को किया, और फिर कौन सा FIR आपके खिलाफ कटा है, और कौन से शहर में किया है, और खास तौर पे इनके अपने शहर जो इस्लामाबाद में है। तो ये बता दे मुझे एक बात। जी। और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी जो सूबे जो TTP को आप बता दे कि पिछले 12-13 साल से बराजमान है, वहां पे बता दे कि आपका जो जलसा था गंडापुर वाला वो नाकाम हो गया। अभी रिसेंटली जो आपका जलसा था वो नाकाम हो चुका है। बाकी पाकिस्तान के कौन से सूबे कौन से शहर में, वो एक मुझे तारीख का मैं तालिब इल्म में, मुझे बता दे कौन से शहर में और कब किए, और फिर FIR बता दो, खास तौर पे सिंध को बता दे कि इन्हें एहतजाज किया और उनके खिलाफ FIR कटा है। दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो चीजें करे, बात ये होता नहीं कि खामखा आप ने तोपों का रुख नून लीग पीपल्स पार्टी और उसकी मैं बात करूं। अभी अगर आप उज़ैफर रहमान जो आपके गेस्ट है आज, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, इन्होंने एक शो में मेरे साथ बैठ के, वो मौजूद है यूट्यूब में एक चैनल पे, उन्होंने कहा हमने इमरान खान साहब को ऑफर किए कि आपको मिडिल ईस्ट भेज देते हैं, और इमरान खान साहब ने नहीं, मुझे यूरोप या अमेरिका भेज दें। तो एंकर ने सवाल किया कि भाई ये बातों का क्या सबूत है जो आप बातें करो टीवी पे आपके बैठ के। तो उन्होंने कहा हमारे पास ऑडियो टेप है, ये नहीं है अगर उज़ैफा साहब इनकार कर रहे तो मैं उस शो की रिकॉर्डिंग निकाल के आपको सुना देता हूं, कल आप शो दोबारा रख ले। कहने का मेरा मकसद है कि ये जो बात करे डट के कड़ा है खान, वो बेचारा तो रो रो के थक गया, खुदा रहा मेरी बात करो। क्या हलीमा बीबी ने जो कहा है कि मैं जो है ना वो खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे जो उनकी जान छोड़े, इसको मैं क्या नाम दूं। आजम स्वाति ने कहा कुरान सर पे उठा के मैं फील्ड मार्शल के उस्ताद से मिला, मैं वो फलाने एंकर से मिला, फलाने साफी से मिला कि भाई खुदा का वास्ता हमारी बात करा दे, हर जगह में नाकाम हुआ। और ये कहते हैं डट के कड़ा है खान, और डट के आपको कोई नहीं कड़ा है, ना आपका जो है ना अफरीदी कड़ा है, ना आपका गंडापुर कड़ा था, ना आने वाला कड़ा था, आपके तो अपने लोग आपसे भागे। लेकिन सवाल ये जो नून लीग की बात हो रही है, मैं फिर आपने उस तरफ मुझे ले गया, नून लीग की बात करें। नून लीग जो है ना, ये जो GP इलेक्शन में एक उन्होंने पटवारी नमा वो बनाया, पटवारी नमा जो चीफ इलेक्शन बनाया, और उस चीफ इलेक्शन ने अपने वालिद मोहतरम का रियासत समझ के और वो सियासी पार्टियों से जो है ना वो NOC मांगा, और कुछ को दिए कुछ को नहीं दिए, यानी PTI के कुछ लोगों को छोड़ा कुछ को नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद उसने अपने मनपसंद सूबे पंजाब से बदनाम ज़बाना कातिल पुलिस CCD को बुलाया, जिसके बारे में आलमी अदारे यानी अल जज़ीरा TV और आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टें दे चुकी है कि वो 22 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुकी है। ज़ैफर साहब, 5 तारीख को जो है PTI एहतजाज कर रही है, जो PTI एहतजाज कर रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपके लिए कोई थ्रेट मौजूद है? मेरे ख्याल से कोई थ्रेट मौजूद नहीं है। स्ट्रीट पावर उस तरीके से PTI के पास नहीं है, वो अपने वोटर को स्ट्रीट पावर में ट्रांसलेट करने की पोजीशन में ना कहें, या ये कहें कि वो करने में ना कामयाब नहीं हो सके। एहतजाज करें, उनका आईनी और कानूनी हक है। अगर वो उस एहतजाज को मसला जिद्दोजहद में कन्वर्ट करेंगे, कोई वो 26 नवंबर 2024 करते हैं या वो 9 मई की तरह की कोई चीज़ करते हैं, तो रियासत एक्टिवेट होगी। पुरअमन एहतजाज करते हैं, उनका राइट है, बिल्कुल निकलें, करें एहतजाज अपना। लेकिन अगर पूरे मुल्क में भी आप 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार बंदा भी पूरे मुल्क से नहीं निकाल पाते, तो फिर आपको अपनी पॉलिसी में नज़रसानी करनी चाहिए और पार्लियामेंट के फोरम को एक्सरसाइज करके अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए। और आपकी कश्ती जिस गर्दाब में फंस गई है, उस गर्दाब से निकलने का रास्ता एहतजाज या स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में इन सियासी जमातों से बातचीत होगी। हुज़ैफर साहब, हम ये तो देखते हैं कि PTI अपने लीडर के लिए तो बड़ी मुतहर्रिक है, जल्द से जुलूस भी करती है, उनके लिए FIR भी कटाती है, और जब बात होती है कि महंगाई पे एहतजाज करना है या अपोजिशन का रोल अदा करना है, वो नहीं नज़र आता। अब पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ मिली हुई है, इलेक्शंस होती हैं तो वो हमें मुखालिफ से खड़ी नज़र आती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपकी इत्तेहादी है।
सर ये ओपोजिशन का रोल है नहीं, मुल्क के मसाइल मजीद बढ़े जा रहे हैं, बेरोज़गारी गुर्बत में इजाफा हो रहा है, तो सर खुदारा आप लोग ही कुछ रहम कर दें इस आवाम पर। सर मेहरबानी, आपने इधर सवाल किया, आवाम की तर्जुमानी की, और आप अच्छे एक एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सख्त बात भी कर जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमने उसे बर्दाश्त भी करना है। गुजारिश ये है कि ये सवाल तो पीटीआई से बनता है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे एज ए न्यूट्रल पर्सन पूछेंगे, अच्छा सवाल है, और अपोजिशन का काम है हुकूमत के ऊपर एक वॉच डॉग रखना, अपना एक शेडो बजट पेश करना, इन इश्यूज पे बात करना। लेकिन अगर एक सियासी जमात सिर्फ एक बंदे की रिहाई, उस बंदे का इलाज या उससे मुलाकात से आगे नहीं बढ़ रही, तो ये तो उनके लिए लामा फिक्री है कि जिस आवाम ने उन्हें अगर मैंडेट दिया हुआ है, कम से कम उस मैंडेट का तकाजा ये भी है कि वो उन इश्यूज पे बात करें जो कि अवामी मसाइल से मुतालिक हों। अगर वो नहीं कर रहे तो ये गलत बात है, करनी चाहिए। और हम हुकूमत में हों या कोई भी हो, अपोजिशन ही होती है जो हुकूमतों की सिमतें ठीक रखती है और उसको तायुन करने में उनकी जो सिमत है वो अच्छा किरदार अदा करती है। हुज़ैफा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे हम कश्मीर के इलेक्शन पर। कश्मीर के इलेक्शन में ऑलरेडी पीटीआई ने बायकॉट किया हुआ है। पंजोता साहब, आपका बायकॉट ही रहेगा फिर, और ये जो इलेक्शन के नताइज आएंगे आप क्या समझते हैं किस हद तक काबिल कबूल होंगे? देखें जी, इन्होंने कहा जी कि महंगाई के ख़िलाफ़ इन्होंने कौन सा एहतजाज किया और महंगाई के ख़िलाफ़ इनकी कौन सी जो है वो गिरफ़्तारी हुई, कौन सा मुकदमा हुआ। ये मैं आपको फ़हीम खान की पोस्ट इनकी कराची की हकीकी है, मैंने उनकी दिखा देता हूँ, जिस पर उनको पीटीआई के तरफ से जब एहतजाज की महंगाई की कॉल दी गई और उसके बाद जब उन्हें राय मिली तो दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। ये पड़ी हुई है, ये जनाब है 2026 के अंदर। जी मंदो खेल साहब, आपने ये कहा था कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पड़ी हुई है, पोस्ट भी पड़ी हुई है, एहतजाज भी किया है, एफआईआर हुई है उस पे। बिल्कुल ये एफआईआर हुई, वो कह रहे हैं एफआईआर भी हुई है। तो कादिर साहब फिर आप क्या क्या करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, हमायत करते हैं? अपनी बारी पे बोल देना, अपनी बारी पे इस बात पे तो रिबट्टा ले लूं क्योंकि उन्होंने आपको चैलेंज किया था इस बात पे। जी कादिर साहब बता देना, तारीख बता दे, एफआईआर नंबर बता दे और शहर का नाम बता दे। बताएं जी। मैं बता तो रहा हूँ, ये पढ़ उसे दिखा दें जी। ये कादिर साहब, ये फ़हीम साहब की जो है पोस्ट है, एमएनए जो है, और इन्होंने कहा है कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ जो है आलमगीर खान साहब भी हैं, एडवोकेट खालिद मोहम्मद और मिराज शाह की भी इसमें नाम डाला हुआ है, और हलीम आदिल शेख की जानिब से मजम्मत भी इसकी की गई है। ये इन्होंने कहा है कि बेसिकली इस पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि जो एहतजाज इन्होंने किया था उसके अगेंस्ट इनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन किया गया, और ये एहतजाज महंगाई पर था। आपने पर्टिकुलरली जो सवाल पूछा था उसका कौन से थाने में एफआईआर कटी है? कराची में, बता दें थाने का एफआईआर नंबर बता दें। चलो जी बताएं जी। नहीं बता सकते, मैं बता दूंगा ना मेरे भाई। वही फ़हीम खान है, ठहर जाए, वही फ़हीम खान है, ठहर जाए ना, ठहर जाए। अपने दौर में फ़हीम खान पे चले गए, सिंध हाउस इस्लामाबाद पे जो हमला कर दिए, जिस हमला नहीं किया था फ़हीम खान ने, मुदई था उसमें, आपने, अच्छा आप मुदई थे, ठीक है, वो हमला नहीं किया था, वो आप एमएनएज को वहां पर खरीद रहे थे। जो पीपल्स पार्टी का काम है पैसे की खरीदो फरोख्त का, जरदारी साहब का मंडियां लगाना, वो काम आप कर रहे थे। तो उन्होंने आके पार्लियामेंटेरियंस को गैरत दिलाने के लिए वहां के एहतजाज किया था। जरा अपने हकायक दुरुस्त करें। और आप जमहूरियत का लाभ लगाते हुए आपने कहा जी कि सिंध हाउस पे हमला कर दिया है। यार हमला करना होता तो हम अडयाला कर लेते हमला, सिंध हाउस पे हमने हमला चोरों लुटेरों पे क्यों करना था? हम सिर्फ वहां पर इसलिए आए थे कि यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए कि इनके जमीर जाग जाएं, लोगों को पता चल जाए कि इस हाउस के अंदर मंडियां लगी हुई जहां पर आपने मंडियां लगाई हुई थी। दूसरी बात ये रहेगी, आपने कहा कि एहतजाज जो है इनके नाकाम रहे या केपीके के अंदर भी इनका जलसा फारग रहा, आप कराची के अंदर इजाजत दे देना। आपने इजाजत दी थी, फिर आपने इजाजत वापस ले ली। ये तो आपकी सूरत हाल, आपकी कांपें जो है वो टांगती हैं जब पीटीआई का नाम आता है। आप मुकाबले नहीं कर सकते सियासी मैदान के अंदर। नून लीग आपके तहत ही हैं, उनसे कह दें कि लाहौर के अंदर हमें जलसे की इजाजत दें, लगा आपको पता जाएगा कि मकबूलियत किसके साथ खड़ी है। और इमरान खान ने अगर डील करनी होती ना तो 3 साल पहले उनको कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा मैं 3 मिनट भी इस यजीदियत के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूं।
ये है हमारा लीडर। जी, जी। और आप वहां लंदन बैठ के डीलें करके, डीलें लेकर इक़्तिदार के अंदर आके ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान डील मांग रहे हैं। आसिफ जी, सवाती ने जी, अगर कहा कादिर है साहब। कि मैं कुरान लेकर जाता हूं, तो उसने बात की थी कि अपने ब्याह पर मैं चाहता हूं कि मुल्क में इस्तेकाम आए और मैं कुरान लेकर जाता। अब इमरान खान ने उसे कहा था कि कुरान लेकर जाओ, आप इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। उसने बात करनी हो तो वसील जी, अंदर कादिर से साहब। मैसेज भिजवाए कि जनाब मैं डील करना चाहता हूं, इस्लाम देना चाहता हूं, मुझे जाने दो। जी जी कादिर साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि आप वो वीडियो फुटेज ले लें जो सिंध हाउस में इनकी एमएनए फहीम खान और वो दूसरा क्या नाम है कराची से जो वो भी वकील है, उन्होंने जो डंडे लाते अताउल्लाह। और वो सारे पथराव जो सिंध हाउस में किए, वो सारी फुटेज तमाम टीवी चैनल ने हमारी और बहुत सारे एमएनएस की वहाँ फैमिली थी और वहाँ पे मौजूद थे, वो हमला कर रहे थे उसमें यहाँ पे। और आज जिस वक्त हमला कर रहे थे वहाँ पे कौन से लोग बैठे हुए थे जो खरीद फरोख्त कर रहे थे। और आपको याद होगा उसी दिनों में इनके साबिक मैंने नूर आलम खान साहब ने बाकायदा कुरान मीडिया के सामने आपके रखे है, और वो खुद अरबपति आदमी है, वो एक कंगला नहीं है, टुचर नहीं है इनकी बाकी लोगों की तरह कि वो मंडियों के और मंडियों की खरीद फरोख्त में ये सारे काम तो आपने अलीम खान और जहांगीर तरीन के जरिए जो आप पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ते थे और वहां दुपट्टा पहनाते थे बनी गाला में, और आप ये कहते थे हमने एक विकेट गिरा दिया है। और फिर आपके लोग, मैं उसी असम्बली का हिस्सा था, हमारे पास थे 175 एमएनए, आपके 24 एमएनए आपसे बागी जरूर हुए थे, और 172 चाहिए था सीट अदम एतमाद के लिए। हमने 172 हमारा कोटा पूरा था। मैं आपको दावे के तस्कीर आमिर हुसैन जो इंतकाल कर गए वो और नूर आलम खान साहब के आत मैंने रोके थे, आप वोट ना डाले, असम्बली के अंदर मौजूद है। मैंने कहा हमारे पास तादाद पूरे 172 चाहिए, हमारे पास 175 है। एक में हमने इसी स्पीकर को हमने स्पीकर बनाया और 174 वोट हमारे लिए। ये तारीख के रिकॉर्ड की हिसाबतों में हवा में मंडिया और ये डोल बाजे गोगा गोगी और ये सारी जो चीजें हैं वो आपको मुबारक हो, हम ये काम न करते हैं ना मैं और दूसरी बात, ये कैसी पीटीआई है जो पिछले से पिछले असेंबली में 18 लोग उनके जो है ना वो लोटे बन गए, फिर उसके बाद कौमी असेंबली में 24 लोग इनके बकौल इनके लोटे बन गए। ये दोनों ये देखिए इसी में आपका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो कि बड़ा जरूरी क्वेश्चन आप ही से बीच में बोलेंगे ना मजा नहीं आएगा। कादिर साहब आप ही से क्वेश्चन है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है कि उनको बाहर निकालना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी, और उनको कश्मीर में घुसने नहीं देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप सर? देखिए, चलो आपने मेरे फिर बुरे बात मुकम्मल नहीं हुई थी, चलो मैं इस तरफ आता हूँ। ये ख्वाजा आसिफ का केस अगर ये सीसीडी पंजाब को दे दे, खुदा की कसम इनका जो है ना वो ताने बाने मोदी से निकलेंगे। ये वो शख्स है जो ना उसके अंदर गैरत है ना उसके अंदर, ये कहाँ छुपा हुआ था वजीर दिफा होती हिंदुस्तान की जंग के साथ। मुझे वो बैरक के कोहली का नाम तो बता जो जहां ये बुजदिल छुपा हुआ था वजीर दिफा होके। अमेरिका की जंग में इनको वजीर दिफा जो है ना फौजियों के साथ होता है, हमारा फील्ड मार्शल जो है ना फौजियों के साथ बॉर्डर पे था, ये वजीर दिफा कौन सी कोहली में छुपा होता। और फिर दूसरी बात ये कि ये वो शख्स है जो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने हमारे फौज के खिलाफ जो बात की, आज क़यामत की निशानी है वजीर दिफा है, चलो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है। फिर इस शख्स ने जिस कश्मीर के लिए हमने 5 जंगें लड़ी है, हमने शहादतें दी है, ये शख्स करे कि वो जो रावला कोट है वो तो आजाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, वहां के जो शहरी है वो तो कश्मीरी ही नहीं है। यानी जो लोग धरने पे बैठे हुए, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये जो माजरीन की सिटी है वो खत्म कर लो, उसके ऊपर जाके इनका दूसरा जो मुशीर आला है राना सनावला, वो फरमाता है कि ये पंजाब की सीटें जो ना ये तो मेरी जेब में है 10-12। और ये बात में इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि अपनी वीडियो मौजूद है कि मैं कैंडिडेट को ब्यूरोक्रेसी के साथ बिठा दूंगा और फिर उसके बाद ये सीटें हमारे लिए कोई जीता नहीं। यानी जो मकबूजा कश्मीर आजाद कश्मीर में जो एक्शन कमेटी वाले एहतजाज कर रहे हैं, हम उसके मुतालबा नहीं मान रहे कि नहीं जी ये कानून साजी के तहत होना चाहिए। इन्होंने ख्वाजा आसिफ पुराना सलाना तो उनकी केस को मजबूत कर दिया है। हम अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहता है, उनसे भी ये कहता है, और हमारी कोशिश थी जो ना वो उसने जो एहतजाज था या जो लॉन्ग मार्च था वो 21 तारीख तक मुलतवी कर दिए। हमने इनको ये कहा कि आप इलेक्शन प्रोसेस के हिस्सा बने और इलेक्शन प्रोसेस के हिस्सा बनने के बाद आप जो ना वो कानून साजी जो असम्बली है उसमें आप कानून साजी कर ले, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। हुज़ैफा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक बयान दिया है रावला कोट और कश्मीर के हवाले से, उस पर बड़ी तनकीद की गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कहते हैं कि उनको निकाल बाहर करना चाहिए, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं।
कादर मंदोखिल साहब ने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कैसे देखते हैं आप इस ख्वाजा आसिफ के बयान को, और ऐसे क्रूशल टाइम पे क्या ये बयान देना चाहिए था? देखिए सर, मैं मुख्तर बात करूंगा। कमर साहब, ख्वाजा साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, यानी मेरी जितनी उम्र है उतना मेरे ख्याल बल्कि उससे ज़्यादा उनका सियासी तजर्बा होगा। तो लेकिन गुजारिश ये है कि इंसान ऐसी कोई बात भी ना करे जिस बात को मासेस कबूल ना कर सकें, या आपका नुक्ते नज़र जो भी हो आप सामने वाले को बात समझा ना सकें। या तो खामोश रहें या फिर पानी की बहाव के मुताबिक ही चलें, क्योंकि ज़बान खल्क को कहते हैं नकार खुदा समझो। ख्वाजा साहब जिस पोजीशन पर हैं या मैं जिस पोजीशन पर हूं, अगर हमें इतना शौक है कि हमने अपनी मर्जी की बात करनी है, कोई सामने वाला समझे या ना समझे, या हमने इनकलाबी बनना है, तो फिर वजारत छोड़ के अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जो मर्जी कहें। जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठे हुए होते हैं तो एन मुमकिन होता है कि जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं वो जस्टिफाइड भी होती है और आपका नुक्ते नजर आपके अपनी लॉजिक के मुताबिक ठीक होता है। लेकिन अगर सामने वाले नहीं समझ पा रहे तो फिर या आप सरेंडर करते हैं या खामोश रहते हैं, ऐसी बात करते ही नहीं। तो मैं ख्वाजा साहब बहुत सीनियर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं। बिलावल साहब ने भी एक इंतहाई बात की, ख्वाजा साहब की बात भी मैं समझता हूं उन्होंने जिस एंगल से भी की, बट वो कंट्रोवर्शियल बनी। और हम सबको ऐसे हालात में जो कश्मीर की सिचुएशन है, कोई आम बात नहीं कि गंदों की कीमत है या मैंने कह दिया मैंने रोटी सस्ती खा ली है या कोई और बात है। इससे ये है कि किसी के साथ आप ये नहीं है कि एक मजीद जलती हुई पे तेल का काम कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल कश्मीर वगैरह की इसमें हमें मोहतात रहना चाहिए। ये नहीं, अगर आप मुझे बलूचिस्तान का सवाल भी करेंगे मैं बहुत मोहतात बात करूंगा, केपी की बात भी करेंगे, जहां ऑलरेडी मसाइल का सामना है। तो हुजैफा रहमान बीइंग द मिनिस्टर ट्रबल शूटर हो अपनी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, ना कि ट्रबल क्रिएटर हो। नाज़रीन, तीनों पार्टियों का आपने मौक़िफ़ सुना। महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अपोजिशन को भी अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, किसने इनके मसाइल को एड्रेस करना है? आवाम को आपने छोड़ा हुआ है, आवाम जो है वो देख रही है कि क्या कुछ होगा उनके साथ, कितना मज़ीद जुल्म किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस सिलसिले को अब ख़त्म होना चाहिए, एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, किसी ना किसी हद तक दाद रसी ज़रूर होनी चाहिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।